जैसे कि हमने कल पढ़ा, ऑटोप्सी स्टार्ट की थी, ठीक है। ऑटोप्सी की डिवीजन हमने स्टार्ट की थी। ऑटोप्सी की डिवीजन में हमने जनरल ऑटोप्सी जो है ना वो डिस्कस की थी, ठीक है। मैंने आपको कहा था हम डिटेल से जो है इनका इंटरनल ऑर्गन्स के एग्जामिनेशन का जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हमने डिटेल से एग्जामिनेशन जो है वो ऑर्गन्स का करना है, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन का। ओके, ठीक है। इंटरनल एग्जामिनेशन इट कंसिस्ट ऑफ, इंटरनल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ आ जाती है। इंसेन देना बॉडी को, ठीक है। जब बॉडी इंसाइज कर लेते हैं डेफिनेटली उसके बाद फेस या शीट उसको नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है। जब हम मसल्स को भी कट कर लेते हैं उसके बाद हम वेरियस ऑर्गन्स को, हम ये नहीं करते कि डायरेक्टली बॉडी को इंसाइज करने के बाद हम ऑर्गन को कट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। जब हमने इंसेन देनी है बॉडी को, ठीक है, उसके बाद जब उसे ओपन कर लेना है तो थ्रू आउट टोटल हमने जो बॉडी सर्फेसिस हैं उसको एग्जामिन करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन करनी है उनकी, उनकी फाइंडिंग्स नोट करनी है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो है फाइंड, जितनी भी फाइंडिंग्स हैं उनको नोट करना। फॉर एग्जांपल अगर लिवर आपको कंजस्टेड नज़र आ रहा है, आपको स्प्लीन कंजस्टेड नज़र आ रही है, आपको जो है इंटेस्टाइन कंजस्टेड नज़र आ रही है, ठीक है, सारी फाइंडिंग्स नोट करने के बाद, ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद वेरियस ऑर्गन्स की, एग्जामिनिंग द कैविटीज सिस्टमैटिकली, ठीक है। आपने जितनी भी कैविटीज़ हैं, ठीक है, जैसे थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी है, जो भी आपने उस वक्त ओपन की है, ठीक है, डिपेंड करता है ये तो सर्कमस्टांसेस पे कि आपने पहले ब्रेन कैविटी ओपन की है, थोरेसिक कैविटी ओपन की है। डेफिनेटली हमने कल पढ़ा था कि थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज हम साइमल्टेनियसली एट अ टाइम कट करते हैं, ठीक है। तो थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटीज तो साइमल्टेनियसली एग्जामिन हो जाएंगी, ठीक है। वेटिंग एंड मेजरिंग द ऑर्गन्स, डेफिनेटली वेट तो आप ऑर्गन का उससे रिमूव, बॉडी से रिमूव करने के बाद ही कर सकते हैं, ठीक है। इट्स मीन्स कि आप जब इंस्पेक्ट कर लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे कैविटीज़ को, ठीक है, उसके बाद फिर आप ऑर्गन्स को वन बाय वन रिमूव करेंगे और बाय डिफरेंट मेथड्स, जो आपने मेथड भी पढ़े हुए हैं ऑर्गन्स रिमूव करने के, विट्यूज मेथड, रॉकेटेंस की मेथड, ठीक है। चेकिंग फॉर एनी पैथोलॉजी, जब आप ऑर्गन्स को निकाल लेंगे उस तब भी, ठीक है, ऑर्गन्स को निकालने के बाद आप उसको थ्रू आउट उसको भी इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर भी आप जो आपको बॉडी कट करने के बाद ऊपर से जो है नज़र नहीं आ रहा था, ठीक है, इंस्पेक्शन के वक्त, वो आप थ्रू आउट जो है ना टोटल ऑर्गन को फिर आप उस वक्त देखेंगे, उसकी फाइंडिंग्स नोट करेंगे, ठीक है। चेक फॉर एनी पैथोलॉजी, डेफिनेटली पैथोलॉजी यही, अगर आपने लिवर निकाला है तो लिवर श्रिंकेज है, ठीक है, यानी फैटी लिवर की आपको फाइंडिंग नज़र आ रही है इस तरह, ठीक है, दैट गोज टुवर्ड्स आइदर नेचुरल डिजीजेज, ठीक है, और अननेचुरल डिजीजेस। पुटिंग ऑल द ऑर्गन्स बैक इन एंड पैडिंग, ठीक है। डेफिनेटली जितना आपको पोर्शन ऑर्गन का चाहिए होता है, ठीक है, समटाइम डेफिनेटली आपने ये जैसे हमने कल टेबल भी पढ़ा था, वन होल ऑर्गन, ठीक है, हमने एक पूरा ऑर्गन ले लेना है, ठीक है, और उसे हमने रखना है स्पेसिमेन के तौर पे। लेकिन कहीं आपको सिर्फ पूरा ऑर्गन नहीं चाहिए होता, ठीक है, उसकी स्लाइसिंग, उसका कुछ पोर्शन, उसका कुछ पार्ट सिर्फ चाहिए होता है, ठीक है। अगर उसका कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट चाहिए तो वो कट करने के बाद आप उस ऑर्गन को वापस अपनी जगह पे रख देते हैं और इसे पैडिंग कर देते हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी जगह है वो आप कॉटन से जो है वो फिल कर देते हैं, सुचरिंग द बॉडी। और जब बॉडी बिल्कुल पैक होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लंग निकाला, एक लिवर निकाला, लिवर हाफ निकाला, ठीक है, लिवर एक ही होता है, लंग भी आप पूरा नहीं लेते अनटिल अनलेस अगर आपको लगे, जैसे ड्राउनिंग का केस है, ड्राउनिंग में तो डेफिनेटली आपने दोनों लंग्स निकालने हैं, ठीक है। ड्राउनिंग में बाकी विजराज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने लंग्स हैं, ठीक है। तो ये केस पे डिपेंड करता है। अगर फायर आर्म इंजरी है, डेफिनेटली ये फायर आर्म इंजरी में कितनी फायर आर्म, कितनी बुलेट्स लगी हैं, कहाँ कहाँ लगी हैं, जहाँ जहाँ लगी हैं, डेफिनेटली अब वो ऑर्गन निकाल लेंगे, ठीक है। और ज़रूर, और डेफिनेटली उस केस में अगर आपको लगे आपने मैक्सिमम ऑर्गन्स निकाली हैं तो वो पूरी बॉडी मैक्सिमम उस जगह से पैडी, कॉटन से जो है ना वो पैड कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसे सुचर से रिमूव कर देते हैं। कम बैक टू स्किन इंसियंस, जैसे कि हमने कल भी स्किन इंसियंस का पढ़ा था, दैट इज आई शेप्ड, वाई शेप्ड एंड मॉडिफाइड वाई शेप्ड, ठीक है। आई शेप्ड इंसियन इट इज स्ट्रेट, ठीक है, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको नजर आ रहा है कि लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लगी है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन सीन एक्सटेंडिंग फ्रॉम, आप बिल्कुल चिन से स्टार्ट होंगे और नीचे सिम्फिसिस प्यूबिस तक आ जाएंगे, वो स्किन वो जो है वो आई शेप्ड होती है। यहाँ पे आप जो यहाँ की मॉर्चरीज हैं, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादातर अगर बहुत जल्दी किसी को होती है वो जल्दी जल्दी
स्ट्रेट इंसियन देता है, वहाँ पे कहीं पे बहुत कम ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। यार मॉडिफाइड वाई शेप करनी है हमने, स्किन जो है वो फ्लैप्स केयरफुली उठाने हैं, नेक स्ट्रक्चर्स जो है केयरफुली एक्सपोज करने हैं, तो बहुत कम कोई ये रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो बिल्कुल जल्दी जल्दी कट करने के लिए जल्दी जल्दी पड़ी होती है, जो भी यहाँ पे ऑटोप्सी करता है तो उसके लिए वो जल्दी से चिन से लेकर प्यूबिस तक काट देता है और जल्दी जल्दी थोड़ा सी कैविटी को, एब्डोमिनल कैविटी को एक्सपोज करता है और विसरस निकाल लेता है। ठीक है, डेफिनेटली बुक्स की हद तक और जो है ये जितनी भी थ्योरीज हैं और बाहर तो जाहिर बात है प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं। वाई शेप इंसियन, दिस टाइप ऑफ इंसियन स्टार्ट्स नियर द एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ये आपको ये बी में नजर आ रहा होगा, वाई शेप्ड इंसियन, दैट इज सी। ठीक है, acromion C is the Y-shaped NCN. ठीक है, this type of NCN starts near the acromion process से start होता है and progresses downwards towards the xiphoid process. ठीक है, acromion process से start होके ये downward जाता है xiphoid process की तरफ। ठीक है, and the NCN is extended till the pubis symphysis. ठीक है, xiphoid process तक जाके acromion से start होके xiphoid process तक गया and from xiphoid process it extends toward the symphysis pubis. Also, a similar insian is made on the opposite side of the body. ठीक है, मतलब दोनों साइड से ये इंसियन देते हैं। ठीक है, और फिर सिम्फिसिस प्यूबिस से आप स्ट्रेट नीचे xiphoid process से स्ट्रेट नीचे सिम्फिसिस प्यूबिस तक चले जाते हैं। ठीक है, now modified Y-shaped, a Y-shaped insian is made from the suprasternal notch to symphysis pubis. It extends from the suprasternal notch over the clavicle to its center on both sides and passes upward over the neck behind the ear. ठीक है, ये suprasternal notch से symphysis pubis तक जाती है। ठीक है, सुप्रास्टर्नल नोच, स्टर्नम आपको पता है वहाँ पे सुप्रास्टर्नल नोच होती है, ये आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, वाई शेप जो इंसियन है मॉडिफाइड वाई शेप वो स्टार्ट होती है suprasternal notch से symphysis pubis तक जाती है। It extends from suprasternal notch over the clavicle। ठीक है, suprasternal notch से over the clavicle जाती है to its center both sides। ठीक है, and passes upwards over the neck behind the ear। ठीक है, जो एक लाइन जो स्ट्रेट लाइन है वो सुप्रास्टर्नल नोच से सिम्फिसिस प्यूबिस तक जाएगी, जबकि जो सुप्रास्टर्नल नोच है ठीक है वो प्रोग्रेस करेगी अपवर्ड टुवर्ड्स बिहाइंड द ईयर। ठीक है, कान तक जाएगी वो। ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, वाई और मॉडिफाइड वाई शेप तुमने दिखाई हुई है। ओके, रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स, सॉरी जस्ट अच्छा वर्चुअस मेथड। ठीक है, हेड थॉरैक्स एब्डोमेन। ठीक है, जो वर्चुअल टेक्निक्स है उसमें आप हेड थॉरैक्स और एब्डोमेन निकालते हैं, पहले हेड निकालेंगे फिर थॉरैक्स फिर एब्डोमेन। रॉकेटेंस की मेथड जो कि हमने ये जैसे कल भी पढ़ा था, इन सिटू डाइसेक्शन इन पार्ट्स कंबाइंड विद एन ब्लॉक रिमूवल, यानी एट अ टाइम आप जो है वो ऑर्गन्स इकट्ठे जब उठा लेते हैं बॉडी से। ठीक है, दैट इज रॉकेटेंस की टेक्निक। ठीक है, इसे हम आप इन सिटू डाइसेक्शन कहते हैं। ठीक है, एन ब्लॉक रिमूवल, आप से क्वेश्चन किया जा सकता है व्हाट इज एन ब्लॉक रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स ड्यूरिंग ऑटोप्सी, that is Rocketen's की technique, in situ dissection। ठीक है, what is in situ dissection? ठीक है, in situ dissection of Rocketen's की मेथड आपसे किसी भी तरह भी ये क्वेश्चन डेफिनेटली वाइवा में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में ये घुमा फिरा के किसी तरह भी बनाया जा सकता है। ठीक है, लेट्यूल्स टेक्निक, इसमें सर्वाइकल, थोरेसिक, एब्डोमिनल और पेल्विक ऑर्गन्स removed and masses and dissected as organ block। ठीक है, सर्वाइकल ऑर्गन्स निकाले जाएंगे, फिर थोरेसिक, फिर एब्डोमिनल, फिर पेल्विक ऑर्गन्स रिमूव किए जाएंगे। ठीक है, जो सर्वाइकल ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे सारे सर्वाइकल निकाले जाएंगे, थोरेसिक है जितने भी थोरेसिक ऑर्गन्स हैं वो इकट्ठे सारे थोरेसिक निकाले जाएंगे। इसी तरह एब्डोमिनल, पेल्विक ऑर्गन। ठीक है, इसी तरह ये ऑर्गन वाइज डाइसेक्शन है, ये आपने देखना है। ठीक है, और आप इसे सिस्टम वाइज कह सकते हैं। ठीक है, वर्चुअस टेक्निक में उन्होंने ये बताया हुआ कि पहले हेड निकालेंगे, हेड, उसके बाद थोरेसिक सर्वाइकल आ जाएंगे और उसके बाद एब्डोमिनल ऑर्गन्स आ जाएंगे। ठीक है, नाउ हेड, हमने कल हेड स्टार्ट पढ़ा था थोड़ा सा। ठीक है,
द नेक इज एक्सटेंडेड बाय प्लेसिंग अ वुडन ब्लॉक अंडर द शोल्डर्स, ठीक है। जो पोजीशन हेड डाइसेक्शन में बनाते हैं, ठीक है, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, दैट इज एक्सटेंडेड, ठीक है, नोट फ्लैग्स एक्सटेंडेड। नेक को डेफिनेटली बॉडी इज लाइंग स्ट्रेट ऑन द ट्रॉली, ठीक है, ऑन द ऑटोप्सी टेबल और द ऑटोप्सी ट्रॉली, जिस पे भी जो है ना वो लिटाया हुआ है डेड बॉडी को आपने, ठीक है। डेड बॉडी इज लाइंग ऑन स्ट्रेट, ठीक है। आप उसकी नेक को एक्सटेंड कैसे करते हैं, वुडन ब्लॉक लेते हैं, ठीक है, आप उसकी शोल्डर्स के नीचे रख देते हैं वुडन ब्लॉक, ठीक है। जब आपने वुडन ब्लॉक उसके शोल्डर्स के नीचे रख दिया, ठीक है, डेफिनेटली आप शोल्डर अप हो गए और नेक जो है वो एक्सटेंड हो गई, ठीक है। आपने फिक्स करना है हेड को यूजिंग अ हेड रेस्ट, ठीक है। जब नेक एक्सटेंड हो जाती है, डेफिनेटली हेड जो है आपने, डेफिनेटली नेक जो है वो मूव हो सकती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से। डेफिनेटली फिर आपने जब नेक एक्सटेंड करके हेड को फिक्स करने के लिए हेड रेस्ट, कुछ भी कोई भी हेड रेस्ट चीज जो है ना आप यूज कर लेते हैं और उसके फोरहेड पे रख देते हैं, ठीक है, ताकि हेड जो है ना वो मूव ना करे। नाउ इंसियन, अब आप इंसियन देते हैं, इंटरमेस्टोइडल इंसियन, ठीक है, एक मेस्टोइड से स्टार्ट करके, ठीक है, ईयर बिहाइंड द ईयर, आप दूसरे मेस्टोइड तक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरमेस्टोइडल इंसियन इज मेड दैट इज फ्रॉम द मेस्टोइड प्रोसेस बिहाइंड वन ईयर टू द वर्टेक्स। अब एक मेस्टोइड प्रोसेस से स्टार्ट होंगे, ठीक है, इंसियन बिल्कुल ऊपर वर्टेक्स तक लेके जाएंगे, ठीक है, स्ट्रेट टॉप ऑफ द हेड एंड अगेन टू द मेस्टोइड ऑफ द ईयर, ठीक है। इंसियन बिल्कुल एक मेस्टोइड से स्कैल्प से बिल्कुल जो है ना वर्टेक्स से आप दूसरे मेस्टोइड तक जो है इंसियन ये लेकर जाएंगे, ठीक है। स्कैल्प फ्लैप इज रिफ्लेक्टेड, इस इंसियन से मैं इंटरमेस्टोइडल इंसियन जो है स्कैल्प को जो है वो सेपरेट कर देता है, ठीक, बिल्कुल कंप्लीटली नहीं, डेफिनेटली वो आपको फिर जो स्किन और उसका फेशियल अटैच होगा उसको आपको स्कैल्पल से जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई डिसाइड कि इंटरमेस्टोइडल इंसियन स्कैल्प फ्लैप को रिफ्लेक्ट करता है टुवर्ड्स द सुपरसीलियरी रिज, ठीक है, और बैकवर्ड टुवर्ड्स द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। डेफिनेटली जब आप इंटरमेस्टोइडल इंसियन देंगे, एक मेस्टोइड से दूसरे मेस्टोइड तक इंसियन की है, दो फ्लैप्स बन गए हैं, ठीक है। स्कैल्प जो है वो डिवाइड, स्कैल्प फ्लैप टू में डिवाइड हो गया, ठीक है। एक को आप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द जो है फोरहेड जो है वो रिफ्लेक्ट कर देंगे, दूसरे को आप बैकवर्ड रिफ्लेक्ट करेंगे ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस की तरफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ सॉ, ठीक है। डेफिनेटली आप ये सॉ कटर लेते हैं जिसमें आप जो आपका वो है स्कल है उसको कट करना होता है। वी शेप कट इज मेड सो द स्कल फिट्स बैक करेक्टली आफ्टर ऑटोप्सी, ठीक है। वी शेप इंसियन देते हैं, ये डिफरेंट है, जरूरी नहीं है कि वी शेप इंसियन दी जाए, ठीक है। सर्कुलर इंसियन में बिल्कुल ओवल और सर्कुलर इंसियन में भी कट कर देते हैं। बेसिकली जो मकसद होता है वो सिर्फ इतना है कि जिस तरह आपने स्कल कट की है उसी तरह वो वापस बैक, उतना पोर्शन वापस बैक, उतनी ही जो स्कल कटी है उसके ऊपर फिट आ जाए बाद में, ठीक है। क्योंकि आपने स्कल दोबारा जो स्कैल्प कट किया हुआ है उसे सुचर करना है, तो उसे आप सुचर इजीली तब कर सकेंगे जब जो स्कल का पोर्शन आपने काटा है, ठीक है, वो अपनी जगह पे इजीली फिट हो जाए, ठीक है, इजीली फिटेड आ जाए। अगर वो इजीली फिट नहीं होगा डेफिनेटली फिर जो है वो बोन का पीस जो है वो इधर उधर वाइब्रेट करता रहेगा, वो आपको सुचरिंग जो है वो इजीली नहीं हो सकेगी स्कल की, ठीक है। उसकी फ्रिक्शन होती रहेगी, रबिंग होती रहेगी, वो डेफिनेटली सुचर के दौरान इधर उधर स्लिप हो सकता है, इट्स मीन के इंटरनल हेड जो है वो आपका एक्सपोज्ड है, ठीक है। इसलिए कुछ जगहों पे वी शेप्ड इंसियन जो है वो स्कल की दी जाती है, कहीं पे सर्कुलर ओवल, ठीक है। वी शेप कट इज मेड सो द स्कल फिट्स करेक्टली आफ्टर ऑटोप्सी। दिस वी शेप कट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द फोरहेड। आप सेंटर ऑफ द फोरहेड से स्टार्ट करते हैं, बेस ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस तक जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक जाते हैं मेस्टोइड प्रोसेस से, बेस ऑफ द अदर मेस्टोइड प्रोसेस, फिर वहां से आप अदर मेस्टोइड प्रोसेस पे चले जाएंगे एंड बैक टू द सेंटर ऑफ द फोरहेड, ठीक है। वी शेप्ड इंसियन ऐसे देते हैं, दोनों साइड से वी शेप बन जाती है। फॉरहेड से आप पहले मेस्टोइड तक गए, मेस्टोइड से ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस तक गए, दैट मीन्स वन वी शेप्ड, ठीक है। अदर वी शेप देन अगेन यू गो बैक फ्रॉम ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस
to the mastoid process of the rear, ठीक है, and then again from mastoid process back to the center of the forehead, ठीक है, that makes V shaped double both sides, ठीक है. This is basically V shaped method of removal of skull cap, ठीक है. फर्स्ट में उन्होंने 8.3 में बताया हुआ है मेथड्स ऑफ रिमूवल स्कल कैप है, ठीक है. इसमें देखिए उन्होंने सर्कुलर भी बना दिया है, एक वी शेप बनाया है, एक उन्होंने ये मॉडिफाइड ये जो सी है उसमें डिफरेंट वो कर दिया है. 8.4 में उन्होंने कहा लाइंस अलोंग व्हिच सॉ कट्स आर मेड फॉर स्कल कैप, ठीक है, लाइन जो बता रही है जो आपने सॉ से बनाया है, ओके, ठीक है. What are the precautions that you must follow? Care must be taken to avoid any damage to the meninges or the brain. Definitely skull remove करना एक बहुत आर्ट का काम है, ठीक है. skull definitely जो बिल्कुल ही नॉन एक्सपर्ट होते हैं वो स्कल रिमूव करते करते जो एक्सपर्ट होगा वो तो डेफिनेटली प्रॉपर एक वी शेप्ड इंसिजन देगा, फॉरहेड से लेके सॉ है, यू यूजिंग सॉ, ठीक है. जैसे कभी यूज नहीं की डेफिनेटली वो तो स्कल काटते काटते अंदर से ब्रेन भी काट देगा, ठीक है. इसलिए कह रहे हैं इसलिए सिर्फ ऑथराइज्ड जो मेडिकल ऑफिसर एक्सपर्ट बंदे को ही इसकी परमिशन दी जाती है, बिकॉज ऑटोप्सी में नेगेटिव ऑटोप्सी तो फौरन से इसमें जो है ना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है. आपने गलती से कुछ भी कर दिया वो नेगेटिव ऑटोप्सी में ऐड हो गया, ठीक है. Any damage to the meninges or brain during the process of skull removal. Skull removal के दौरान क्योंकि आपको पता है meninges और जितनी भी veins हैं skull की, जितने भी sinuses हैं, duras हैं, वो सब brain skull के साथ attach हुए होते हैं, ठीक है. तो आपने इस ध्यान से आपने ये skull remove करनी है कि जब अगर meninges जो हैं वो आपको हाथ से रिमूव करनी होती हैं, उसके लिए कोई स्कैल्प कोई आपने इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना होता. Therefore chisel and hammer should never be used, ठीक है. chisel और hammer थोड़े से आप स्कल काट रहे हैं ऐसे तो नहीं होता, ऐसे नहीं यूज करते कभी, ठीक है. Therefore इसलिए सॉ यूज किया जाता है, ठीक है. Instead a chisel should be inserted and twisted at various point in order to remove the skull flap, ठीक है. जो स्कल फ्लैप है उसको रिमूव करने को उन्होंने कहा है कि a chisel should be inserted, ठीक है, and twisted at various points. उसके लिए आप फिंगर से, जैसे मैंने आपको बताया, या चिजल से, ठीक है, बिकॉज my chisel is not pointed, तो विद चिजल से या फिंगर से आप जो है ना ये स्कल फ्लैप को जो मेनिंजेस हैं उससे सेपरेट कर सकते हैं. By doing so, superior longitudinal sinus can be exposed, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया कि स्कल के साथ साइनसेस अटैच होते हैं, ड्यूरास अटैच होते हैं, ठीक है. देन आपको जो वीनस ड्रेनेज है, डेफिनेटली अगर स्कल फायर आर्म इंजरी है, दिमाग में गोली लगी हुई है, ठीक है, फायर आर्म हेड इंजरी है, डेफिनेटली उस के अकॉर्डिंग तो फिर आप जब जैसे स्कल कैप रिमूव करेंगे बहुत ज़्यादा ब्लड होगा अंदर, ठीक है. अगर ब्लड किसी और वे से जो है ना नहीं निकल गया हुआ बॉडी में से, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको उससे इतना आइडिया नहीं हो सकेगा. अगर कोई भी आपने वेन इंजर कर दी है, ठीक है, काटते हुए साइनस इंजर हो गया है, ठीक है, तो डेफिनेटली इससे जो है ना इसलिए बताया हुआ है कि स्कल के साथ बहुत से साइनसेस, बहुत से ड्यूरास और ये मेनिंजेस ये अटैच होती हैं, ठीक है. कोई भी इंजरी, मेनिंजेस को इंजरी हो गई, आपसे हो गई, ठीक है, लेकिन आपने वो ऑटोप्सी फाइंडिंग में लिख दी तो ये भी नेगेटिव ऑटोप्सी में आ जाता है. ये इसका भी क्वेश्चन होता है कि अगर स्कल इंजरी थी ही नहीं पेशेंट को तो मेनिंजेस अगर आपने लिखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में कि मेनिंजेस भी रिमूव थी या मेनिंजेस को भी इंजरी हुई थी, तो ये कैसे हो गया. तो ये आपसे भी तो ऑटोप्सी के दौरान मेनिंजेस में इंजरी हो सकती है. तो इसलिए जो है ना ये केयरफुली सबसे ज्यादा जो है ना वो डेलिकेट मतलब ब्रेन कटिंग होती है, ठीक है, स्कल और ब्रेन. ड्यूरा इज इंसाइज्ड अलोंग द लाइंस ऑफ द इंसियन ऑफ द स्कल, ठीक है. ड्यूरा को जैसे जहां जहां से आपने स्कल को रिमूव किया है, ठीक है, वी शेप्ड इंसियन से, वहां उसी तरह आप ड्यूरा को भी उन्हीं लाइन से जो है ना वो स्कल से सेपरेट करेंगे. मिड लाइन को आप फोल्ड कर देंगे. फार्क सेरिब्राई इज फ्रीड फ्रॉम द क्रिबिफॉर्म प्लेट. फार्क सेरिब्राई, ठीक है, जो ब्रेन का पार्ट है वो स्कल से अटैच हुआ होता है, ठीक है,
क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो है उससे अटैच हुआ होता है, आप उसको उससे रिमूव करेंगे, फ्री कर देंगे, ड्यूरा इज पुल्ड बैक, आप ड्यूरा को पुल बैक कर लेंगे, ठीक है। 4 फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हेड आर इंसर्टेड इनटू द फ्रंटल लोब, ठीक है। ब्रेन का जो फ्रंटल लोब है वहां पे आप अपने लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स ऐड करेंगे, ठीक है, इंसर्ट करेंगे वहां पे, एंड द नर्व्स एंड वेजल्स आर कट, ठीक है। और वहाँ वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से आप वहाँ पे फिंगर जो ये नर्व्स हैं, जितनी भी वेजल्स हैं वो आप इजीली कट कर देंगे। लेकिन ये सब करने से पहले जब आपने स्कल कैप रिमूव किया, आपने ये सारी जितनी भी अगर वो ड्यूरा जो अटैच आप उसे करें, आप साथ साथ उसे इंस्पेक्ट भी करेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन भी इसकी बहुत जरूरी है। आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं ड्यूरा की, ठीक है, आप ये देख रहे हैं उसमें तो नहीं आपको कोई ब्लीडिंग नजर आ रही या कुछ भी इस तरह की, उसकी ऑलरेडी अगर वो कोई टॉर्न है या उसमें कोई इंजरी, आपको इंजरी के साइंस नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी आपने फाइंडिंग नोट करनी है। जब ड्यूरा आपने सेपरेट कर लिया, उसके बाद जब आपने हेड एक्सपोज हो गया, ठीक है, जब आपने 4 फिंगर्स लेफ्ट हैंड की वो इंसर्ट करने से पहले फ्रंटल लोब में, ठीक है, आपने उसको इंस्पेक्ट करना है पहले ब्रेन को, ठीक है। आइदर दिस इज कंजेस्टेड, श्रंकन तो नहीं है, कंजेस्टेड तो नहीं है, ठीक है। अगर कोई ब्रेन इंजरी भी है तो आपने नेचुरल और अननेचुरल वो दोनों फाइंडिंग्स को देखना है, ठीक है। एज रिलेटेड कोई भी अगर फाइंडिंग है, ठीक है, डेफिनेटली अगर 70 प्लस एज का है, ठीक है, पेशेंट डेड बॉडी जो है 70 प्लस एज की है, तो उसमें हो सकता है ब्रेन ऑलरेडी श्रंकन हो, ठीक है। या फिर हो सकता है माइट भी उसे कोई ऐसी बीमारी हो जो कि डायग्नोज ना हो सकी हो, ठीक है, ब्रेन की, माइट पार्किंसन हो सकता है, कोई भी ऐसी जो है ना वो आपने इंस्पेक्शन ब्रेन के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जरूरी है। उसके बाद फिर आप ये नर्व्स और वेजल्स कट करेंगे, टेंटोरियम कट करेंगे आप अलोंग द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पीट्रस बोन, ठीक है, जो पीट्रस बोन है उसके पोस्टीरियर पार्ट पे आप ये टेंटोरियम कट करेंगे। ये देखिए, ये स्कल कैप रिमूव की, ठीक है, उसके बाद ये ड्यूरा सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वेरी केयरफुली आपने ये ड्यूरा सेपरेट करना है। उसके बाद आपकी ब्रेन एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है। जब ब्रेन एक्सपोज हो गया, आपने इसकी इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन करने के बाद फिर आपने जैसे हमने कहा पीटर्स जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट्स है, आपने वो टेंटोरी उसको सेपरेट करना है, ठीक है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से आपने सेरिब्राई को जो है फाक सेरिब्राई उसको फ्री कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये फ्रंटल साइड से आपने फ्रंटल जो है ना लोब से वहां नर्व्स और वेसल्स कट करनी है। A knife is then inserted into the occipital foramen and the cervical cord, ठीक है। नाइफ जो है उसको फिर आप इंसर्ट करेंगे कहाँ, ऑक्सीपिटल फोरामेन में, ठीक है, जो ये स्कल में होता है, एंड द सर्वाइकल कॉर्ड, ठीक है। और वहां से आप फिर सर्वाइकल कॉर्ड में जो है वो एंटर हो जाएंगे। सर्वाइकल नर्व्स एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज आर कट एज फार एज पॉसिबल, जहां तक भी पॉसिबल हो सके नाइफ से आप ये जो सर्वाइकल नर्व्स हैं और वर्टिब्रल आर्टरीज हैं आप ये कट कर देंगे विद द राइट हैंड, ठीक है। राइट हैंड से द सेरिबेलम इज ग्रास्प्ड एंड एग्जामिन्ड, ठीक है। डेफिनेटली सेरिबेलम ये लोअर पोर्शन में होता है, आप राइट हैंड से सेरिबेलम को एक्सपोज करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे सारा, ठीक है। डेफिनेटली केयरफुली आपने सारे साइंस देखने हैं, हेमरेज के, इंजरी के और कोई भी डिजीज के, ठीक है, should be carefully seen. Vessels, especially the circle of Willis, should be checked for any arteriosclerosis or aneurysm, ठीक है। ये जो मैंने आपको कहा है सर्कल ऑफ विलिस, ये देखेंगे दैट इज नेचुरल डिजीज, ठीक है, ये नेचुरल बीमारी में होता है। इट्स मीन इफ डेड बॉडी इज हैविंग द सर्कल ऑफ विलिस, उसमें कोई आर्टियोस्क्लेरोसिस आपको नजर आ जाती है, एन्यूरिज्म नजर आता है, देन डेफिनेटली इट मींस कि द डेड बॉडी इज हैविंग नेचुरल ब्रेन डिजीज, ठीक है, ब्रेन डिजीज ही है। सर्कल ऑफ विलिस में आपको पता है अगर एन्यूरिज्म हो तो सिवियर किस्म की ऐसी जो हेडेक होती है जो कि अनबेरेबल होती है, ठीक है। तो माइट बी डेड बॉडी, अगर उसके रिलेटिव्स अवेलेबल हैं, कोई भी इस तरह की हिस्ट्री है, उसको आप हेड इंजरी की हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर उससे जो आप बॉडी अटॉप्सी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने ये कॉज रूल आउट करनी है कि इसकी नेचुरल डेथ हुई है और या अननेचुरल वे से हुई है, और अगर आपको सर्कल ऑफ विलिस में एन्यूरिज्म या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नजर आ गई है, he is having history of either hypertension or severe headache,
ठीक है। इतनी severe headache होती है कि आइदर पेशेंट कोलैप्स, पेशेंट बेहोश भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो उस वजह से उसमें फिर आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि माइट बी ही इज डाइड फॉर अ नेचुरल कॉज, ठीक है। इसलिए जो है ना, ये सारी फाइंडिंग्स आपको हर चीज़ की इंस्पेक्शन करना, उसको देखना ब्रेन में भी, ठीक है, ज़रूरी है कि आपने नेचुरल और अननेचुरल डेथ को रूल आउट करना होता है, ठीक है। फिक्सेशन, brain will start to deteriorate as soon as the blood supply is interrupted, ठीक है। डेफिनेटली ये तो डेथ के बाद तो जाहिर सी बात है हर ऑर्गन डिटेरियोरेट करना शुरू कर देता है क्योंकि ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। लेकिन चूंकि इटसेल्फ जो अंदर ब्रेन के अंदर ब्लड रहता है, ठीक है, किसी भी वजह से ब्रेन के अंदर ब्लड रहता है, और जब आपने उस ब्रेन को रिमूव कर दिया डेफिनेटली वो ब्लड भी ड्रेन हो गया, निकल गया उसमें से, ठीक है। तो उसकी जितनी भी डेफिनेटली समझ लें लिक्विफाइड था, वो लिक्विफेक्शन थी, वो ख़त्म हो गई, ब्रेन ड्राई होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। This deterioration is rapid and therefore it is of utmost importance to arrest this procedure. ठीक है? This process of preservation of the brain is called fixation. ठीक है? इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप अपने पास, ठीक है, प्रिजर्वेशन के सैंपल्स जो है ना, प्रिजर्वेशन की जितनी भी आपने चीज़ें, अगर कोई सैम्पलिंग करने, सैंपल्स में रखना है, सॉल्यूशंस में रखना है, फ्रीज करना है, वो आप अपने पास रखें वो चीज़ें, ठीक है। जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल ब्रेन निकाला, ठीक है, ब्रेन अगर आपने वहाँ पे स्लाइसिंग करनी है तो डेफिनेटली आपके साथ हेल्पर्स होते हैं जो कि इस चीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। आपने उस ब्रेन को कट किया, स्लाइस किया, और फौरन से उसकी स्लाइसिंग जो है ना, आपने इसमें जितने भी सॉल्यूशंस, प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस हैं, आपने उसमें रख दिया है, ठीक है। आपने फ्रीज करना है, आपने फ्रीजिंग सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर जो बाकी ब्रेन बचता है, डेफिनेटली अगर आप ने कोई उसमें से कोई सैम्पलिंग नहीं लेनी है, आप उसे वापस जो है ना वो स्कल में रख देते हैं, ठीक है, उसकी पैडिंग कर देते हैं, स्कल को बंद करते हैं और स्कैल्प की सुचरिंग कर देते हैं, ठीक है। This process of preservation of the brain is called fixation, ठीक है। Now keep in mind कि anyone can ask what is the process of fixation, ठीक है, during autopsy, ठीक है, while opening the brain, ठीक है। ब्रेन ओपन करते हुए, ठीक है, और स्कल ओपन करते हुए प्रोसेस ऑफ फिक्सेशन क्या है, ठीक है। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ फिक्सेशन, टू मेथड्स होते हैं फिक्सेशन के, फ्रीजिंग एंड प्रीफ्यूजन। फिक्सेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन इज फिक्स्ड इन 10% फॉर्मेलिन फॉर एटलीस्ट 1 to 2 weeks, ठीक है। 1 से 2 हफ्ते के लिए आप उसे 10% फॉर्मेलिन सोल्यूशन में फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, टू हेल्प विद द पेनिट्रेशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव, ठीक है। प्रिजर्वेटिव की हेल्प, लेटरल फिशर्स आर मेड थ्रू विच टीयर ओपन द पाया एंड द अरेकनॉइड मैटर, ठीक है। प्रिजर्वेटिव की पेनिट्रेशन की वजह से, आइदर बिकॉज इट्स सोल्यूशन ने एंटर होना ही होना है, अब जहाँ जहाँ उसे जगह मिलेगी ब्रेन में वो वहाँ वहाँ एंटर होगा, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना, लेटरल फिशर्स आर मेड थ्रू, लेटरल फिशर्स को क्रॉस कर देता है, जो कि बाद में ये जो भी ये सोल्यूशन, जो प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन है, जो कि बाद में फिर टीयर कर देता है, जितना भी उसके उसमें पाया और एक्नॉइड मैटर होता है वो टीयर हो जाता है, ठीक है। A long sagittal cut is made through the corpus callosum so as to allow the formalin to pass into the ventricle, ठीक है। आप ब्रेन को क्या करते हैं, लॉन्ग सैजिटल कट लगाते हैं, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम में, ठीक है। What is the purpose of making a long sagittal cut in the corpus callosum after uh, preserving it in the or fixing it in the formalin solution, ठीक है। ये MCQs पूछा जा सकता है, ठीक है। To allow the formalin to pass into the ventricle, ठीक है, कोई भी ऑप्शंस हो सकती हैं, एक ही ऑप्शन होगी to allow the formalin to pass into the ventricle, ठीक है। मैंने आपको कहा है जो भी आपको पढ़ाया जाता है इसी के अंदर से कोई भी लाइन उठा के MCQs बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये एक MCQ बन गया, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि why a long sagittal cut is made through the corpus callosum, so to allow the formalin to pass into the ventricle, ठीक है। अब brain is fixed, how for which duration brain is fixed in 10% formalin for at least 1 to 2 weeks, ठीक है।
इस जो आप पढ़ रहे हो उसे इस तरह गौर से देख सुना करें और अपने माइंड में बिठा लिया करें, यार ये एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। एमसीक्यू में तो डेफिनेटली आपसे एक पूरी चीज पूछी जाएगी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फिक्सेशन ऑफ द ब्रेन और प्रिजर्वेशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है, और कटिंग ऑफ द स्कल, कोई भी आपसे एमसीक्यू में फिर पूछा जा सकता है, ठीक है, टॉपसी में। लेकिन जो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग है आप उसे साथ साथ जो है वो नोट किया करें, ठीक है, आइदर इट्स ड्यूरिंग लेक्चर और जब आप बुक पढ़ रहे हो। Now after fixation, इन्होंने कहा कि ब्रेन इज प्लेस्ड ऑन अ बोर्ड, ठीक है, ब्रेन को आपने एक बोर्ड पे रखना है, ठीक है, एंड द सेरिबेलम along with the pons and the medulla are removed, ठीक है। ब्रेन पूरा का पूरा आपके पास आ गया, ठीक है, उसे आपने अब एक बोर्ड पे रखना है, एक स्पेसिफिक बोर्ड। डेफिनेटली आप इसे नॉर्मल ऑर्डिनरी जो फ्लोर और जो शेल्फ्स होती हैं उसमें नहीं रख सकते हैं, ठीक है, एक बिकॉज आपने स्लाइसिंग करनी है। स्लाइसिंग ब्रेन की इसलिए इम्पोर्टेंट है स्पेशली क्योंकि वो इक्वल स्लाइसिंग होनी चाहिए, एवरी स्लाइस इज इक्वल इन डायमीटर, ठीक है। आपने कट जिस तरह करना होता है उसके लिए स्पेशली 1 मिलीमीटर लेना है, 1 सेंटीमीटर के स्लाइसेस लेने हैं कि ये मेजर करके स्लाइसेस जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। और अगर जो है फ्रंटल लोब के लेने हैं, टेम्पोरल लोब, ये डिफरेंट जो है ना वो डिपेंड करता है स्लाइसिंग कितनी होती है। अब उन्होंने कहा कि आप बोर्ड लेके उसके ऊपर ब्रेन को रखेंगे, आप सेरिबेलम को, ठीक है, सेरिबेलम लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो है, ठीक है, सेरिबेलम को पोन्स और मेडुल्ला के साथ रिमूव कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्ट्रेट कट इज मेड टू एक्सपोज द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। आप फिर फोर्थ वेंट्रिकल को एक्सपोज करने के लिए स्ट्रेट कट लगाएंगे, ठीक है। देयर आफ्टर एन ओब्लीक कट इज मेड टू एक्सपोज द डेंटेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए डेंटेट न्यूक्लियस कहाँ है, ठीक है। ये अभी हम सेरिबेलम को कट कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेट कट किया आपने, फोर्थ वेंट्रिकल एक्सपोज कर लिया। आपने ओब्लीक कट किया, ठीक है, उसे आपने डेंटेट न्यूक्लियस को एक्सपोज कर लिया, ठीक है। अभी आप ये नोट करते जाएं, स्ट्रेट कट से क्या चीज एक्सपोज हुई सेरिबेलम के, ओब्लिक कट से क्या चीज एक्सपोज हुई, ठीक है। Entire stem is sectioned at a few millimeters distance and examined for any pathology, ठीक है। आपने सेरिबेलम को रिमूव पोन्स मेडुल्ला के समेत रिमूव कर लिया, ठीक है। आपने उसको इंस्पेक्ट किया, ठीक है। इंस्पेक्शन करने के बाद आपने उसकी फाइंडिंग्स लिखी, फिर आपने स्ट्रेट कट लगाया फोर्थ वेंट्रिकल में, फिर आपने उसकी फाइंडिंग्स नोट की, फिर आपने ओब्लिक कट डेंटेट न्यूक्लियस में लगाया, आपने उसकी भी जो फाइंडिंग्स हैं वो नोट कर ली, ठीक है। फिर आपने कहा कि आपने पूरा सेक्शनिंग जो है ना, स्टेम जो है ना वो सेक्शन कर लेना, ठीक है, काट लेना, और कोई भी पैथोलॉजी आपने वो एग्जामिन कर लेनी है। Cerebellum examined by making a series of sagittal cuts beginning from the frontal pole passing backwards to the occiput, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि सेरिबेलम को आप एग्जामिन करेंगे, ठीक है, और कैसे जो है वो सीरीज कट लगाएंगे, सेजिटल कट्स लगाएंगे, फ्रंटल पोल से लेके बैकवर्ड ऑक्सीपिट तक जाएंगे आप, ठीक है, सेजिटल कट्स लगाएंगे आप। Sequentially, cuts are made and serially placed aside in the same order for later identification, ठीक है। डेफिनेटली ऐसे तो नहीं हो सकता आप कट लगा रहे हैं उसे आप अलग-अलग साइड्स पे रखे जा रहे हैं एंड देन यू फॉरगेट यार व्हिच वन इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। उन्होंने कहा कि आप बना के सीरीज में इकट्ठे रखते जाएं, ठीक है, फॉर लेटर इन द सेम ऑर्डर पे। आपने पहला पीस काटा है, आपने उसे फर्स्ट पे रख लिया, सेकंड काटा आपने उसके साथ रख लिया, ठीक है। ये नहीं कि आपने काटा उसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रख दिया एंड बाद में आपको भूल गया और पहला पीस कौन सा था, सेकंड थर्ड कौन, ठीक है। बिकॉज ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं अभी आपने कट किए हुए देखे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। हर एक के ऊपर एवरी पीस हैव द नर्व, ठीक है, हर एक के अंदर कोई ना कोई नर्व जो है वो अटैच हुई होती है, ठीक है। जब आप वो कट करते हैं तो वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर पीसेस लगते हैं, ठीक है, इसलिए वो आइडेंटिफिकेशन जरा मुश्किल हो जाती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि लेटर आइडेंटिफिकेशन के लिए आप उनको इकट्ठा रखेंगे, ठीक है। नाउ इस स्लाइड में आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ बैक टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये पिक्चर में आपको एक पूरी स्पाइनल कॉर्ड दिखाई हुई है उन्होंने, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही है आपको, देखिए कैसे प्रिजर्व की हुई है उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड को। नॉट एग्जामिन्ड अनलेस देयर इज एन इंडिकेशन, ठीक है। आप स्पाइनल कॉर्ड तब तक जो है वो
या रिमूव नहीं कर सकते या एग्जामिन नहीं कर सकते जब तक कि कोई इंडिकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आइदर कोई आरटीए का केस है एंड यू डन रेडियोलॉजिकल जो है वो आपने टेस्ट किए हैं सारे, एंड यू फाइंड आउट कि स्पाइनल कॉर्ड इज इंजर्ड or vertebral column is injured, vertebral column is fractured. In that case, ठीक है, उस केस में आपको जो है ना स्पाइनल कॉर्ड निकालनी पड़ती है, और आइदर के फायरम इंजरी है, बुलेट इंजरी है, बुलेट जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में या स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो स्टक हो गई है, ठीक है, मींस कि एंट्री वुंड है, एग्जिट वुंड आपको नहीं, आपने को नहीं मिला, आपने रेडियोलॉजिकल कोई भी टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड में डेफिनेटली मिलेगा, एमआरआई सीटी स्कैन कोई भी आपने जो किया है उसमें आपको पता चल गया है जी ये तो स्पाइनल कॉर्ड में बुलेट फंस गई है, ठीक है, उस केस में आप स्पाइनल कॉर्ड निकालना एक इंडिकेशन है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड निकालना जरूरी है। उस केस में फिर आप स्पाइनल कॉर्ड निकालते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड निकालना इतना इजी नहीं है। आपको या तो अगर फ्रंट से आपने अप्रोच करना है तो आपको सारा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सारे रिमूव करने पड़ते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा था कि सब निकाल लेंगे, रिमूव करेंगे, पीछे से मतलब सारा वो बैग एक्सपोज करेंगे, फिर वहां से कट लगा के वर्टिब्रल कॉलम को एक्सपोज करके वर्टिब्रास को कट करके तो फिर आप जो है वो ये स्पाइनल कॉर्ड निकालेंगे आइदर, और या फिर आप पोस्टीरियर अप्रोच से जा सकते हैं, पोस्टीरियर अप्रोच आपको बताई थी, ठीक है। इन प्रोन पोजीशन वुडन ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द चेस्ट एंड द हेड इज बेंट डाउनवर्ड। सेम उसी तरह पोजीशन उस केस में आपने शोल्डर्स के नीचे रखा था प्रोन पोजीशन में, अगर डेड बॉडी प्रोन पोजीशन में स्ट्रेट लाइंग है, ठीक है, वुडन ब्लॉक्स आपने जो है वो शोल्डर के नीचे जैसे हमने पहले पढ़ा उस केस में रखते हैं, और अगर आपने स्पाइनल कॉर्ड एक्सपोज करनी है तो उस केस में आपने चेस्ट के नीचे अंडर द चेस्ट आपने जो है ना वुडन ब्लॉक जो है वो रखते हैं, एंड द हेड इज बेंट डाउनवर्ड, ठीक है, हेड ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड बेंट हो जाएगा। मिड लाइन एंड सीन देंगे आप फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। ये प्रोन पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है, प्रोन पोजीशन मींस कि हम बैकवर्ड इंसियन देने लगे हैं पेशेंट को, ठीक है, बैकवर्ड इंसियन इट्स मींस के आपने चेस्ट के नीचे अगर उसको रखा है वुडन ब्लॉक को तो हेड फॉरवर्ड आगे की तरफ जो है ना वो बिल्कुल बेंट हो जाएगा, ठीक है। मिड लाइन ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से आपने इंसियन स्टार्ट की बैकवर्ड, पीछे से मिड लाइन इंसियन टू द L4 वर्टिब्रा इज मेड, ठीक है। जो हम जब हमने कल पढ़ा था उसमें डेफिनेटली हमने फ्रंट से भी पढ़ा था कि फ्रंट से हम उस केस में करेंगे जब आपने मैक्सिमम आपको पता है कि आप ऐसी एक बॉडी आई है, ठीक है, उसमें आपको पता है कि आपने ऑर्गन्स भी मैक्सिमम निकालने हैं, ठीक है, और वर्टिब्रल कॉलम भी निकालनी है, ठीक है। उस केस में अगर आपको लगे आपने ऑर्गन्स एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी से ऑर्गन्स मैक्सिमम निकाली हैं, उस केस में आप एंटीरियर इंसिजन प्रेफर करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है आपने हार्डली सिर्फ हार्ट का पोर्शन लिया है, हाँ लिवर का या लंग का पोर्शन लिया और बस आपने बॉडी को पैक कर दिया, उस केस में फिर आप जो है ना वो प्रोन पोजीशन में बैकवर्ड से आप ये वर्टिब्रल कॉलम निकालेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस वक्त सर्कमस्टांसेस या फिर बॉडी या फिर किस केस के बिना पर हमारे पास आया है, ठीक है। मसल्स आर डायसेक्टेड ऑल द वे, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर द मिड लाइन इंसिजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ड्यूरिंग ऑटोप्सी इंसिजन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक एंड जाती है, ठीक है। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है फ्रॉम द ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस टू द L4 वर्टिब्रा, ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस L5 वर्टिब्रा तक हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी ये जो है ना आपको एमसीक्यू के अकॉर्डिंग पता होने चाहिए। एटलस इज डिसआर्टिकुलेटेड, एटलस को जो है वो डिसआर्टिकुलेट कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डबल ब्लेडेड सॉ, ठीक है, डबल ब्लेडेड सॉ के साथ द लेमिना आर सॉड। जो लेमिनास होते हैं वर्टिब्रल बॉडी के उसको काटा जाता है थ्रू द एंटायर लेंथ, ठीक है, एंड सेपरेटेड, ठीक है, लेमिना काट दिया जाता है और उसको सेपरेट कर लिया जाता है एंटायर लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है।
Dura is cut, open and checked for hemorrhage, inflammation, tumors, pus, etc. ठीक है, ड्यूरा को जो कट किया जाता है, ओपन किया जाता है, ठीक है, और उसे चेक किया जाता है किस किस चीज़ के लिए, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ड्यूरा तो डेफिनेटली उस जब स्कल भी रिमूव करेंगे, स्कल कैप उसके साथ भी ड्यूरा अटैच होता है, वो भी रिमूव करते हुए जैसे कि पिक्चर में पीछे मैंने आपको दिखाया, पिक्चर में भी ड्यूरा वो रिमूव कर रहे थे। तो ड्यूरा में भी आपने पहले इन्फ्लेमेशन, हेमरेज, ट्यूमर्स, पास ये सारा कुछ देखना है टू रूल आउट नेचुरल डिजीजेस। ठीक है, नर्व्स को कट किया जाता है, नर्व्स आर कट फ्रॉम बिलो एज दे पास थ्रू द स्पाइनल फोरामेन। ठीक है, नर्व्स को कट किया जाता है नीचे से, ठीक है, नर्व्स आर कट फ्रॉम बिलो क्योंकि स्पाइनल फोरामेन से गुजर रही होती हैं, एंड द कॉर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम बिकॉज कॉर्ड जो है स्कल, ठीक है, से स्पाइनल कॉर्ड में जो एंटर होती है कॉर्ड, तो वो फोरामेन मैग्नम के थ्रू होती है। ठीक है, तो फोरामेन मैग्नम के लेवल पे कॉर्ड को जो है वो सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जो ये आपको साइड पे पिक्चर में नजर आ रहा है वो फोरामेन मैग्नम के लेवल पे जो है वो उसको कट किया हुआ है स्पाइनल कॉर्ड को। कॉर्ड इज इन सेक्शन ट्रांसवर्सली एंड सीरियली। ठीक है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है आपके पास, ठीक है, वैसे आप ट्रांसवर्सली जो है ना वो काटते हैं पीसेस में। ठीक है, लास्टली बाद में क्या है जी, जो वर्टिब्रल कॉलम है इज एग्जामिन्ड फॉर एनी फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशंस। ठीक है, फिर स्पाइनल कॉर्ड तो आपने ले ली, उसको काट लिए स्लाइसेस में, फिर आप वर्टिब्रल कॉलम लेंगे। ठीक है, उसको एग्जामिन करेंगे फ्रैक्चर्स के लिए या डिसलोकेशंस के लिए टू रूल आउट एनी नेचुरल डिजीज और नेचुरल कॉज। ठीक है, देखिए जो आइदर आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स भी होते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स रूल आउट करते हैं, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स नेचुरल डिजीज को रूल आउट करते हैं। ठीक है, इफ पेशेंट इज ओल्ड, ठीक है, बहुत जो है एजेड है, ठीक है, एंड ही इज हैविंग माइल्डली माइट बी ही इज हैविंग बोन डिजीज, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमाइलिटिस, कोई भी इस तरह की बोन डिजीज है, उसमें जो बोन के फ्रैक्चर्स हैं या डिसलोकेशंस हैं वो नेचुरल डिजीजेस की बिना पर होती हैं। ठीक है, इट्स नॉट ज़रूरी नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये आरटीए की वजह से कोई एक्सीडेंट है उसकी वजह से फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुई है, या फिर डेफिनेटली कोई लड़ाई हुई है दो लोगों की, उस लड़ाई की वजह से फ्रैक्चर डिसलोकेशन हुई है। इसीलिए ऑटोप्सी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने नेचुरल और अननेचुरल जो है ना वो चीज़ों को रूल आउट करना होता है। Now come back to thorax. Okay, chest muscles are dissected away. ठीक है, जब आप thorax को open करते हैं इन सीन देख के, ठीक है, आप पहले chest muscles को काटते हैं। ठीक है, chest is opened by cutting the costal cartilage with the help of a cartilage knife. ठीक है, आपने चेस्ट के जितने भी मसल्स हैं उनको काटा, ठीक है, और चेस्ट को ओपन किया। अब चेस्ट जब मसल्स कट जाएंगे तो नीचे वर्टिब्रल कॉलम, नीचे ये जो भी रिब केज होगा, रिब केज को आपने कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल से काटना होता है। ठीक है, जब कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल से कार्टिलेज नाइफ से आपने काटना है चेस्ट। ठीक है, ओपन करने के लिए in case of elderly subjects the costal cartilage may be calcified, hence a bone saw or a rib shear is used to cut it out. ठीक है, now आप गौर करें तो इसमें भी एक एमसीक्यू बन जाता है। ठीक है, कि a very elderly डेड बॉडी इज अटॉप्सिड, ठीक है, और ऑटोप्सी की जा रही है उसकी while opening thorax। ठीक है, costal cartilages are calcified, which one of the following instruments you can use to cut the costal cartilage। ठीक है, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि दोनों ऑप्शन हो, बोन सा और रिब शेयर, इनमें से कोई एक ऑप्शन दी जाएगी बिकॉज दोनों यूज़ की जाती हैं कॉस्टल कार्टिलेज को ये कट करने के लिए। ठीक है, तो ये आप नॉर्मली आपने याद रखना है कि कार्टिलेज नाइफ यूज़ की जाती है कॉस्टल कार्टिलेज को काटने के लिए, बट इन एल्डरली सब्जेक्ट्स जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें कॉस्टल कार्टिलेज कैल्सिफाइड हो चुकी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से कैल्सिफिकेशन की वजह से बोन सा और रिब शेयर जो है वो यूज़ किया जाता है कट करने के लिए इसको। ठीक है, therefore both the sternoclavicular joints are disarticulated and the chest is open। ठीक है, इस तरह फिर जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स होते हैं उनको आर्टिकुलेट, उनकी आर्टिकुलेशन को रिमूव किया जाता है, डिसआर्टिकुलेट किए जाते हैं, फिर जो है वो चेस्ट कैविटी ओपन कर ली जाती है। इतने रफ तरीके से
जो है वो रिब केज को साइड पे करते हैं, हाथों से खोलते हैं और जैसे लड़ रहे होते हैं डेड बॉडी के साथ. नाउ इज हार्ट. Held at the apex and lifted. ठीक है, एपेक्स हार्ट की जो है ना वहाँ से आपने पकड़ना है और उसे लिफ्ट करना है. पेरिकार्डियम इज इंसाइज्ड. ठीक है, जो पेरिकार्डियम है, ठीक है, उसे आपने काटना है अपवर्ड्स. ठीक है, एंड एग्जामिन फॉर एनी पल्मनरी वेजल्स. ठीक है, जो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा. ठीक है, कोई भी फ्लूइड्स हैं आपने उसके अंदर वो देखनी है. ठीक है, असेंडिंग एओर्टा कैन बी एग्जामिन्ड, पल्मनरी आर्टरीज palpated and the vessels cut and opened, heart open in the direction of the blood flow, that is inflow outflow method. ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक तो ये चीज़ है कि हार्ट को कट करने या हार्ट को जो है वो जो भी है उसकी ऑटोप्सी करने से पहले. ठीक है, अगर हार्ट का कोई स्पेसिमेन है, हार्ट को आप हेल्ड करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ को आप जो है ना वो कट करते हैं. ठीक है, एपेक्स से पकड़ेंगे. ठीक है, उठाएंगे और पेरिकार्डियम को सबसे पहले इंसाइज करेंगे. ठीक है, फिर बाकी सब चीज़ें आपने एग्जामिन करनी है. हार्ट अगर आपके हाथ में है, ठीक है, या बॉडी के अंदर भी, आपने सारी ये वेजल्स, सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा, पल्मनरी वेजल्स, असेंडिंग एओर्टा, ठीक है, पल्मनरी आर्टरी, सारी आप एग्जामिन करेंगे, पैल्पेट करेंगे. ठीक है, फिर हार्ट को ओपन करने के लिए, ठीक है, विच मेथड इज यूज्ड टू ओपन द हार्ट. ठीक है, हार्ट ओपनिंग के लिए कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है. दिस इज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू. ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू बन गया. दिस इज इनफ्लो आउटफ्लो मेथड. जहाँ से ब्लड हार्ट में एंटर होता है, ठीक है, वहाँ से आप इसको ओपन करेंगे. ठीक है, जहाँ से बाहर निकल रहे वहाँ से तो डायरेक्ट आप कट नहीं लगा देंगे. ठीक है, इनफ्लो आउटफ्लो मेथड आप यूज़ करेंगे हार्ट को ओपन करने के लिए. ठीक है, ये मैं आपको एमसीक्यू इसीलिए साथ साथ बता रही हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहें. रिपीट में करती हूँ ताकि अगर आपने पढ़ा नहीं भी है तो आपको माइंड में फ़ौरन से क्लिक कर जाए. मैडम ने लेक्चर में इस तरह बताया था तो फ़ौरन से जो है ना आप एमसीक्यू पिक कर लेते हैं. ठीक है, तो इसलिए पहले हार्ट को एपेक्स से पकड़ा जाता है. ठीक है, और फिर एग्जामिन किया और इंस्पेक्ट किया जाता है. ठीक है, और हार्ट को ओपन करने के लिए आपने इनफ्लो आउटफ्लो मेथड वो यूज़ करना है. ठीक है, now enterotome is inserted into the, which instrument is basically inserted into the heart either to examine or open the heart. ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, एंटेरोटोम. ठीक है, ये आपको पिक्चर में नजर आ रहा है, ये एंटेरोटोम है. ठीक है, एंटेरोटोम इज इंसर्टेड इनटू द राइट एट्रियम. पहले राइट एट्रियम में जाएंगे, then tricuspid valve, the right ventricle, then from there to the pulmonary trunk, pulmonary vein, left atrium, mitral valve, left ventricle, and then ascending aorta. ठीक है, this is the root. Both the auricular appendages are examined for thrombi. ठीक है, आपने ये दोनों auricular जो appendages हैं उनको आपने thrombi, कोई भी thrombus हो सकता है. ठीक है, उसके लिए आपने examine करना है. Heart should eventually be weighted. ठीक है, हार्ट का फिर आपने वेट करना है. एंड द वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द वाल्व्स और द थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल्स एक्सेट्रा आर टेकन. ठीक है, मींस कि हार्ट का इटसेल्फ आपने वेट करना है, फिर डिफरेंट मेजरमेंट्स, वाल्व्स की मेजरमेंट्स करनी है, उनकी थिकनेस कितनी है, वेंट्रिकल्स की, ये सारा कुछ आपने जो है ना वो नोट करना होता है. डेफिनेटली अगर आपका फोकस एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे है, ठीक है, हार्ट पे है, मतलब पूरी बॉडी में अगर आपने किसी और चीज़ को टच नहीं करना, लेकिन अगर जो एक चीज़ आपको आप जिसको टच कर रहे हैं, जिस पे आपका फोकस है, जो आपका मेन एम है, उस वो काम एटलीस्ट आपने जो है ना वो इतनी एफिशिएंटली और केयरफुली करना है कि आपकी सारी फाइंडिंग्स जो हैं वो इजीली नोट हो जाएं, उसमें कोई नेगेटिव जो है वो आर्टिफैक्ट ऐड ना हो जाए. ठीक है, पोस्टमार्टम आर्टिफैक्ट ना ऐड किया जाए, नेगेटिव ऑटोप्सी में ना चला जाए आपकी कोई फाइंडिंग. ठीक है, तो इसलिए अगर आपने हार्ट अगर ले लिया है, उसे आपने ध्यान से कट करना है, उसका सारा एग्जामिनेशन लिखना है अपना, उस इवन के आपने वाल्व्स की थिकनेस भी लिखनी होती है, वेंट्रिकल्स की थिकनेस लिखनी होती है, सब कुछ आपने नोट करना होता है हार्ट के केस में. ठीक है, वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि एंटेरोटोम इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन द हार्ट. ठीक है, टू ओपन इट और एग्जामिन सब कुछ करने के लिए. Okay, now coronary artery examined by making serial cross sections. ठीक है, to check for antemortem clots. ठीक है, coronary artery में या आपको पिक्चर में हार्ट नजर आ रहा है. ठीक है,
एंटीमॉर्टम क्लॉट्स मतलब कि अगर माइट भी जरूरी तो नहीं पोस्टमॉर्टम क्लॉट हो, एंटीमॉर्टम क्लॉट अगर डेफिनेटली एंटीमॉर्टम क्लॉट आपको मिल गया है, ठीक है, थ्रोम्बाई मिल गया है, क्लॉट्स हैं उसमें, डेफिनेटली माइट बी इट्स रूल आउट फॉर एमआई, ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री हो सकती है इसकी मायोकार्डियम इन्फार्क्शन की। इस तरह फिर आप इसको नेचुरल और अननेचुरल से रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जामिन बाय सीरियल क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। एंटीमॉर्टम क्लॉट्स के लिए आपने चेक करना है टू चेक फॉर इन्फार्क्शन, कोई इन्फार्क्शन तो नहीं है, ठीक है। लोब, ठीक है, राइट एट्रियम, ठीक है, एपेक्स हार्ट की, बेस हार्ट की, ये सारी आपने जो है ना वो इंस्पेक्ट करनी है फाइब्रोसिस के लिए, इन्फार्क्शन के लिए, ठीक है। मसल्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आर इंसाइज्ड, मसल्स जो है वो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के उसे आप इंसाइज कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। ये आप बेसिकली कोरोनरी आर्टरी के एग्जामिनेशन में कर रहे हैं। कोरोनरी आर्टरी के एग्जामिनेशन में बेसिकली क्या एम क्या होता है, ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि सिर्फ इतना कि कोरोनरी आर्ट में आपने ये चीज़ देखना है कि इसमें एंटीमॉर्टम क्लॉट्स तो नहीं है, ठीक है, ओनली टू रूल आउट नेचुरल और नेचुरल डेथ, ठीक है। आपको एंटीमॉर्टम क्लॉट्स मिलेंगे, दैट कैन रूल आउट, दैट कैन माइट भी आपके जो है वो फाइंडिंग में ये एक चीज़ ऐड हो जाती है कि अगर इसकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, मतलब अगर कोई इस वजह से नहीं आया, फायर आर्म इंजरी नहीं है, आर्टी नहीं है, कोई सिंपल आपके पास बस बॉडी आई है कि ये अचानक से मर गया है, ठीक है, एंड यू फाइंड एंटीमॉर्टम क्लॉट, देन इट्स कंफर्म कि ये हार्ट प्रॉब्लम की वजह से मरा है, ठीक है। इस तरह फिर आप ये नेचुरल अननेचुरल कॉजेज को रूल आउट करते हैं। सब एंडोकार्डियल हेमरेज, flame shaped confluent patchy hemorrhages may be seen in the left ventricle on the left side of the interventricular septum, ठीक है। अब आपने हेमरेज देखने के लिए क्या करना है, अगर आप लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, आपको फ्लेम शेप्ड पैची हेमरेजेस मिलते हैं, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकुलर, देन it also rule out the heart problem, heart disease, ठीक है। subendocardial hemorrhage also present in the heart disease and seen in severe hypotension, ठीक है। अगर पेशेंट का बीपी बहुत लो चला गया, आइदर इट्स ड्यू टू एनी ब्लीडिंग रीजन हो सकती है, ठीक है, और किसी भी रीजन की वजह से जो है ना अगर हाइपोटेंशन है तो उस केस में ये जो है ना सबएंडोकार्डियल हेमरेज देखा जा सकता है पेशेंट में, ठीक है। लंग्स आ जाता है, एंटीरियर सरफेस इज फोर्स्ड अपवर्ड, ठीक है, पी इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, एंड कट एज फार एज पॉसिबल यूजिंग स्मॉल सीजर्स, ठीक है। चेक फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बाई और एम्बोलाई, जैसे कि आपको पिक्चर में लंग्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने स्मॉल सीजर से इसको कट करना है, ठीक है। कट करने के बाद आपने सिंपल इंस्पेक्ट करना है, इंस्पेक्ट करने के बाद आपने यही इंस्पेक्शन में देखना है कि इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बाई, एम्बोलाई आपको नजर आ रहा है, ठीक है। पल्मन डेफिनेटली आपने पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी वेन, सब चीजें इंस्पेक्ट करनी है। सबसे पहले तो जब आपने एंटीरियर सरफेस को अपवर्ड किया तो आपने पल्मनरी आर्टरी को आइडेंटिफाई किया, उसको कट किया, उसमें आपने थ्रोम्बाई एम्बोलाई देख लिया। सेकेंड स्टेप में नेक्स्ट आपने स्टेप्स आर रीट्रेस, दोबारा से करके पल्मनरी वेन को आइडेंटिफाई करना है, सेम उसी तरह उसको चेक करना है, कट करना है, और उसमें भी आपने थ्रोम्बाई देखने हैं, ठीक है। नाउ हाइलम, एट हाइलम अ लॉन्ग ब्लेडेड नाइफ इज प्लेस्ड विद द ब्लंट एंड फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। ब्लंट एंड अपवर्डली फेस कर रहा हो तो नाइफ से आप हाइलम पे बात कर रहे हैं, पियर्स्ड इनटू द हाइलम, ठीक है, एंड द नाइफ इज टर्न्स अपवर्ड सो दैट द शार्प एंड नाउ फेसेस अपवर्ड्स, सॉइंग मोशन, हाइलम इज कट, ठीक है। हाइलम को कट किया जाता है सॉइंग मोशन में, जैसे आप सॉ से चीज काट रहे हो, आरी से एक चीज काट रहे हैं, ठीक है, उसका ब्लंट एंड अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। उस जो है पोजीशन में आपने नाइफ, लॉन्ग ब्लेडेड नाइफ को भी इसी पोजीशन में रखना है कि इसका जो टिप है वो अपवर्ड्स हो, ठीक है, और आपने बिल्कुल उसको आरी की तरह ये कट करना है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सॉइंग मोशन एंड हाइलम इज कट, ठीक है। अब ये आपको पता चल गया, ये आइदर ये एमसीक्यू भी बन सकता है और ये एमसीक्यू भी बन सकता है, ठीक है। एमसीक्यू कैसे बन सकता है कि हाइलम पे आप लॉन्ग ब्लेडेड नाइफ जो है, write a short note on sawing motion for the cut of hilum during autopsy for the lungs, ठीक है। लंग्स पे लंग्स की autopsy के दौरान हाइलम कट करते हुए sawing motion क्या होती है, ये उसमें नोट लिखें, तो आपने ये आपको ये जो है ना ब्रीफली डिस्क्राइब करना होगा।
ठीक है, बताना पड़ेगा। हाइलम पे लॉन्ग ब्लेडेड नाइफ यूज की जाती है, ब्लंट एंड जो है उसका अपवर्ड होगा। ठीक है, अब हाइलम को पियर्स करेंगे। ठीक है, नाइफ इज टर्न्ड अपवर्ड सो दैट शार्प एंड नाउ स्पेस इज अपवर्ड, सॉइंग मोशन, हाइलम इज कट। ठीक है, हाइलम को कट करने के लिए ये आप सॉइंग मोशन यूज करते हैं। ठीक है, lungs are mounted on a board or held in the left hand. ठीक है, lungs को या तो आप बोर्ड पे रख देते हैं या फिर आप लेफ्ट हैंड में उसे पकड़ लेते हैं। इंसियन इज मेड फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस। ठीक है, अभी आपने नोट करना है कि इंसियन एपेक्स से बेस की तरफ होनी चाहिए, नॉट फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स। ठीक है, एपेक्स से आप बेस की तरफ जो है वो इंसाइज करेंगे उसको, हेंस प्रोड्यूसिंग एन एंटीरो पोस्टीरियर स्लाइस। ठीक है, एंट्रो पोस्टीरियर स्लाइस बनाने के लिए या आप ये एपेक्स से बेस तक जो है ना वो इंसियन देते हैं। कट सेक्शंस आर देन एग्जामिन्ड फॉर कंसोलिडेशन। कट सेक्शन आप क्यों करते हैं, कट लगाते हैं, कट सेक्शन से आप क्या मिलता है, लंग्स में कंसोलिडेशन आप देखते हैं, एडीमा, एडिलिटेसिस, ठीक है, कंजेशन, एम्फाइजमा, टाइडोस्पोर्स, एबोला एक्सेट्रा। ठीक है, आपने ये सब चीजें देखने के लिए कट सेक्शंस बनाने हैं। Pneumothorax is present, pocket dissection on affected side between the chest wall and the skin filled with water. ठीक है, is well if bubbles are present. ये टेस्ट करना, आपने न्यूमोथोरैक्स को चेक करने के लिए ये टेस्ट करना होता है। ठीक है, आप जो है ना वो पॉकेट बनाते हैं। ठीक है, अफेक्टेड साइड पे, जिस साइड पे आपको जो है ना वो सस्पेशन होती है कि न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, पॉकेट बनाएंगे। ठीक है, कहाँ पे, चेस्ट वॉल और स्किन के दरमियान। ठीक है, उसे आप वाटर से फिल कर देंगे। ठीक है, फिल विद वाटर। ठीक है, उसकी वॉल्स को, और अगर बबल्स बनेंगे ठीक है तो दैट कंफर्म्स द न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, आप 16 गॉज नीडल लेंगे, आप सिरिंज के साथ अटैच करेंगे, विदाउट इट्स प्लंजर इज इंसर्टेड इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, refill, water is filled in the syringe, needle is pierced into the pleural cavity, if water bubbles are seen, pneumothorax। ठीक है, उसके बाद फिर आप एक्सरे भी कर सकते हैं। thereafter x-ray is done। अगर एयर एम्बुलाया आपको सस्पेक्ट कर रहा है, एयर एम्बुलिज्म आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, इन सच केसेस बिफोर टचिंग द थोरेसिक ऑर्गन्स द पेरिकार्डियम एंड द हार्ट शुड बी एग्जामिन्ड। ठीक है, एयर एम्बुलिज्म के केस में आप थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक ऑर्गन्स को टच करने से पहले आप पेरिकार्डियम और हार्ट को एग्जामिन करेंगे। हार्ट इज लिफ्टेड अप, हार्ट को उसी तरह आप एपेक्स से लिफ्ट करेंगे एंड कट ओपन एट द एपेक्स, एपेक्स पे आप कट कर देंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल इज फिल्ड विद फ्रॉथी ब्लड इफ एयर इज प्रेजेंट इज गुड अमाउंट। ठीक है, अगर हवा बहुत ज्यादा एयर प्रेजेंट है, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो फ्रॉथी ब्लड से फिल होगा। ठीक है, अगर इफ राइट वेंट्रिकल फिल विद एयर द हार्ट विल फ्लोट इन वाटर। ठीक है, ये दो टेस्ट आप जो है ना वो एयर एम्बुलिज्म के लिए करेंगे। अगर आपने राइट वेंट्रिकल में चेक करना है, आप जो है ना हार्ट को पानी के ऊपर रख दें। ठीक है, अगर राइट वेंट्रिकल में होगा तो वो हार्ट जो है ना फ्लोट करना शुरू कर देगा। राइट वेंट्रिकल में एयर है, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो उसके लिए जो है ना एपेक्स पे आप कट करेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल में इस जो है ना वो फ्रॉथी ब्लड से फिल्ड होगा। ठीक है, इफ एयर इज प्रेजेंट इन गुड अमाउंट। ठीक है, ओके, तो ये आज हमने मैक्सिमम कोशिश किया कि ऑर्गन्स को हम कवर कर लें। ठीक है, और इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा टॉपसी की रिवीजन में, उसमें हम कोशिश करेंगे हम टोटली सब कुछ जो है वो कवर कर लें अपना टॉपसी का। ठीक है, आई ट्राइड कि मैं आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा सब बता सकूं कि एमसीक्यू के अकॉर्डिंग कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एससीक्यू के अकॉर्डिंग मैंने आपको कल भी बताया था कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एससीक्यू के एनआरए के तो ऑल टेबल्स, ठीक है, पूरी बुक के टेबल्स आपको एनआरए के रटे होने चाहिए। ठीक है, तो टॉपसी में भी जितने भी टेबल्स हैं टॉपसी के, वो तो एनआरए के आपने बिल्कुल जो है ऐसे याद कर लेना है कि आपको कभी भूले ना, आपको रिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़े। बाकी एमसीक्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको दोबारा कुछ बताऊंगी पॉइंट्स। ठीक है, अपने लास्ट लेक्चर में, तो जो थोड़ा बहुत हमारा रह गया वो भी हम इसमें रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चले जी, ओके, थैंक यू सो मच।